कहानी की शुरुआत फ्रैंक मोरिस नाम के एक खूंखार अपराधी के साथ होती है, जिसे एल्काट्रास नाम की जेल में भेजा जाता है। और इस जेल में बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जेल समुद्र के बिल्कुल बीच एक आइलैंड पर बनी हुई है। और इसका रिकॉर्ड है, आज तक यहाँ से भागने में कोई भी कैदी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। अब तक उसने अपनी जिंदगी में काफी सारे जेलर को चकमा दिया है और हर बार जेल से भागने में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन एल्काट्रास से भागने के बारे में किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था। यहाँ से भागने की बात तो दूर, जब फ्रैंक जेल में एंटर करता है तो बहुत ही अच्छे से उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद उसे एक स्पेशल सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे अपनी बची हुई बाकी की जिंदगी काटनी थी। और अगले दिन खाना खाते समय फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिसने एक चूहे को अपना पालतू जानवर बना रखा था। वो दोनों आपस में बात करते हुए एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी फ्रैंक की नजर एक और कैदी पर पड़ती है, जो शरेआम उसे छेड़ रहा था। पर फ्रैंक उसे इग्नोर करते हुए लिटमस के साथ अपनी बातचीत जारी रखता है। और थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के कमरे में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जहाँ पर वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसके जाने न जाते कितने आए और कितने गए, लेकिन आज तक यहाँ से भागने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और वार्डन के इस भाषण के दौरान फ्रैंक ने वहाँ से एक नेल कटर चुरा लिया। लेकिन फ्रैंक अपने खुरापाती दिमाग को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस एल्काट्रास जेल में एक छोटी चीज भी उसके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और इसीलिए फ्रैंक ने अपने सेल में वापस आते ही उस नेल कटर को अपनी बुक में छुपा दिया। और थोड़ी देर बाद नहाने के दौरान वुल्फ एक बार फिर से उसके पास आया और उसने एक बार फिर से फ्रैंक को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार फ्रैंक ने उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि जमकर उसकी पिटाई कर दी। और उसके इस बिहेवियर ने जेल में उसकी बैड इमेज बना दी। और इस कारनामे के बाद उससे कोई भी फालतू पंगे नहीं लेता था। फिर धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहाँ पर उसकी मुलाकात जेल की लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। और इंग्लिश को भी एल्काट्रास जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और इंग्लिश ने बाहर निकलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। उसने इन किताबों से दोस्ती करते हुए अपनी पूरी लाइफ इसी को डेडिकेट कर दी। दरअसल इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को ही हिस्ट्री पर लिखी हुई किताबें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, और इसी की वजह से इन दोनों के बीच बहुत मजबूत बॉन्ड बन गया। बाद में जब फ्रैंक बाहर आता है तो उसकी मुलाकात डॉग नाम के एक और व्यक्ति से होती है, जो एक कमाल का आर्टिस्ट था। और वो अपना ज़्यादातर समय पेंटिंग करने में निकाल देता था, क्योंकि डॉग को भी पता था कि एल्काट्रास जैसी जेल में कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। और इन चार दीवार के बीच वो पेंटिंग करके ही अपने दिमाग को शांत रखता था। फिर थोड़ी देर बाद एक गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर के एक जॉब के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे 15 सेंट की तनख्वाह भी मिलने वाली थी। लेकिन फ्रैंक के लिए जल्दी मुसीबतें बढ़ने वाली थी। और उसी समय जब सारे कैदी जेल से बाहर थे, तब वुल्फ ने एक बार फिर से फ्रैंक से पंगा लिया। लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार भी था, जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करना चाहता था। लेकिन एंड वक्त पर डॉग ने फ्रैंक को चौकन्ना कर दिया। और उसके बाद फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से उस हमले को रोक दिया। अब वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने गार्ड को भी थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उन दोनों को डी ब्लॉक की सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदी को अकेले रखा जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी फ्रैंक को भी इस कमरे में जाना पड़ा। और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। 2 हफ्ते तक उस पिंजरे के अंदर रहने के बाद जब फ्रैंक को आजाद किया गया तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए फ्रैंक को खुश करने के लिए एक मैसेज भेजा। और वापस आने के बाद फ्रैंक की अपने पड़ोसी चार्ली के साथ भी दोस्ती हो गई, जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। उसने फ्रैंक को बताया कि उसको बॉर्डर क्रॉस करके भागने का बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि उसकी इसी गलती ने उसके जुर्म को और ज्यादा बड़ा बना दिया। और अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का दौरा करने का फैसला किया। और जब वार्डन राउंड पर था तभी उसको एक कैदी के सेल में अपनी तस्वीर दिखती है, जो पहले तो उसे बहुत पसंद आई। पर अगले दिन उसने डॉग की बनाई हुई सारी पेंटिंग को बाहर निकालने का फैसला कर दिया। और उसके इस फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉग यहाँ पर सिर्फ अपनी पेंटिंग के सारे ही जिंदा था। फ्रैंक ने डॉग को लाख बार समझाने की कोशिश की कि तुम पेंटिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। और एक दिन शिफ्ट के दौरान काम करते हुए डॉग की 3 उंगलियां कट गई, जो कि उसके वार्डन के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। और इत्तला होते ही तुरंत गार्ड्स ने डॉक्टर को बुलाने के लिए मैसेज छोड़ दिया। और फ्रैंक वहाँ पर खड़ा हुआ चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर एक विंडो पर पड़ती है, जहाँ से एक कॉकरोच बाहर आ रहा था। उस कॉकरोच को देखकर फ्रैंक को लगता है कि शायद इस विंडो के पीछे बाहर निकलने का रास्ता हो। और तब इंग्लिश ने उसको बताया कि वार्डन ने डॉग की बनाई हुई सारी पेंटिंग इसलिए बाहर फेंक दी क्योंकि उसको अपनी पेंटिंग पसंद नहीं आई थी। अगले दिन खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से होती है, जो पहले से ही फ्रैंक को जानते थे। और अब अपनी बातचीत के दौरान वो लोग एल्काट्रास के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जेल से भागना नामुमकिन था, क्योंकि जेल एक आइलैंड पे जो बनी हुई है। और अब उनके मुताबिक उन्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बितानी पड़ेगी। लेकिन अब फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आने लगा था, क्योंकि फ्रैंक यहाँ से भागकर इतिहास बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान बनूं जो जेल से भागा हो। सेल में वापस आने के बाद फ्रैंक ने उस नेल कटर की मदद से उस विंडो के पास के सीमेंट को कुरेदना शुरू कर दिया। और जैसे उसी गार्ड्स के पैरों की आवाज आती, तभी तुरंत से उस नेल कटर को बाइबल में रखकर बुक पढ़ने का नाटक करता, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो।
और समय के साथ उसकी मेहनत रंग भी लाने लगी और धीरे धीरे उसने काफ़ी हद तक उस नेल कटर की मदद से सीमेंट को कुरेद दिया था। उधर मुलाकात के समय जब इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार वालों से मिलने गए तब इंग्लिश अपनी बेटी से बात ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब उसकी बेटी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसको इस बात का अफसोस था कि वो उसका बचपन नहीं देख पाया। और इधर अपनी बीवी से मुलाकात के वक्त चार्ली को अपनी बूढ़ी माँ के बारे में पता चलता है और डॉक्टर के मुताबिक वो अब कुछ ही महीनों की मेहमान थी। और ये सब सुनने के बाद चार्ली के दिमाग में यहाँ से बाहर निकलने का आइडिया आता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान इन सब लोगों ने एल्काट्राज़ जेल से भागने का आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर किया। फ्रैंक के मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की दीवारों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, जिसके ज़रिए वो लोग सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल को निकाल सकते हैं और पाइपलाइन के थ्रू वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जेल से भागना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था तो इस पानी से बाहर निकलना जो जेल के चारों तरफ मीलों दूर तक फैला हुआ था। और तभी क्लैरेंस ने कहा कि वो जेल में कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है और वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान चुरा सकता है, जिनकी मदद से वो लोग लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकते हैं। और फ्रैंक का ये प्लान सभी को बहुत पसंद आया और उन सब ने मिलकर इस प्लान पर काम करने का फैसला किया। और उस रात हर रोज की तरह फ्रैंक अपने सेल में उस सीमेंट को निकालने में लगा हुआ था ताकि किसी को भी उनके प्लान के बारे में पता ना चले। नेल कटर छोटा होने की वजह से उसको ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और नेल कटर ज़्यादा नुकीले भी नहीं था, तो इसलिए उसको जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा था और इसकी वजह से फ्रैंक के हाथ पर काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लग गई थी जब उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। और इसीलिए उसने अगली सुबह सभी को इस परेशानी के बारे में बताया। अब उनके मुताबिक उन्हें एक बड़े हथियार की ज़रूरत थी। और तभी फ्रैंक की नज़र खाना खाते हुए अपनी चम्मच पर पड़ती है और तभी उसने अपनी चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया और फिर गार्ड से कंप्लेन की कि देखो हमारी चम्मच गंदी है। और इस पर फ्रैंक के सभी दोस्तों ने उसकी मदद की और फिर उन्होंने गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। और ये देखकर गार्ड को भी कुछ गलत नहीं लगा। गार्ड ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी चम्मच गलत है तो तुम काउंटर से इसको बदल सकते हो। और जैसे ही वो लोग चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए तभी जॉन ने वहाँ गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने 2 चम्मच ले ली और उसमें से एक चम्मच को अपनी जेब में रख लिया। पर उसके लिए इतना काफ़ी नहीं था और इसलिए उसने लिटमस से कहा कि तुम बाकी सामान इकट्ठा करो। उसके बाद सेल में वापस आने के बाद फ्रैंक ने अपनी चम्मच को पिघलाकर उसमें नेल कटर को जोड़कर एक नई तरीके का औजार बनाया जो नेल कटर से तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। और उसी रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट को कुरेदने में लगा हुआ था तभी एक गार्ड वहाँ आया जिस पर चार्ली की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन भला हो इंग्लिश का, जिसने बीच में आकर गार्ड का ध्यान भटका दिया और चार्ली को जेल बार पर तेजी से मुक्का मारकर फ्रैंक को चौकन्ना होने के लिए कहा। और इशारा मिलते ही फ्रैंक ने तुरंत ही सारे सामान को छुपा दिया। वो लोग इस बार तो बच गए, लेकिन अब फ्रैंक समझ चुका था कि हम लोग चार्ली पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगले कुछ दिनों में फ्रैंक समझ गया था कि उन ग्रिल्स के अंदर पेंच भी कसे गए हैं और जिन्हें खोलने के लिए उन्हें एक नया औजार बनाना पड़ेगा। और इस दौरान जब भी फ्रैंक बाहर जाता वो थोड़ा थोड़ा सीमेंट अपनी जेब में ले जाकर बाहर गिरा देता, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। और कारपेंटर शॉप पर काम करते हुए फ्रैंक ने चोरी छुपे एक छोटे सा औजार बनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसे दुकान से बाहर निकाले कैसे, क्योंकि उसके बाहर मेटल डिटेक्टिव मशीन लगी हुई थी। और उसके लिए उसने सड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा अपने हाथ में रख लिया। और जब मशीन का अलार्म बजा तो फ्रैंक ने गार्ड के हाथ में वो सड़ा हुआ पीस थमा दिया, जबकि उसका असली औजार उसके जूतों के हिल में छिपा हुआ था। और अपने सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से ग्रिल को खोल दिया और उसने आगे देखा कि उसके आगे पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था जो शायद उनकी आज़ादी का रास्ता भी बन सकता था। पर फ्रैंक अभी जानता था कि उन्हें अभी और ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने नकली सर बनाने का फैसला किया जिसकी मदद से वो गार्ड्स को चकमा दे सकते थे। और अब उन्होंने तुरंत ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन का काम नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना था और वहीं चार्ली पेंट का इंतजाम करने वाला था। और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से कई सारे अखबार इकट्ठा किए और सारा सामान मिलते ही फ्रैंक तुरंत ही अपने काम पर लग गया। उसने सबसे पहले अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट में मिलाकर एक सर जैसे दिखने वाला ढांचा तैयार किया, जिसके ऊपर पेंट और बाड़ लगाकर वो लोग गार्ड्स को चकमा देने वाले थे। अपने प्लान को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने उन ग्रिल जैसे दिखने वाली नकली जालियाँ बनाई, जिनको वो यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर लगाने वाले थे, ताकि गार्ड्स को देखकर ये न लगे कि यहाँ पर ग्रिल्स तो है ही नहीं। और एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने उस नकली खोपड़ी और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया। लेकिन पाइपलाइन से ऊपर पहुंचने के बाद फ्रैंक को एक लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया और जिस तक वो अकेला नहीं पहुंच सकता था। और ठीक उसी वक्त एक गार्ड सभी सेल्स का राउंड मार रहा था और जो फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो उसे शक तो हुआ, लेकिन वो लोग वहाँ से किसी तरह बच गए। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनके प्लान में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। और अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात हुए हादसे के बारे में बताया और तब तक जॉन और क्लैरेंस ने भी अपनी नकली खोपड़ी बना ली थी। और उसके बाद सभी ने इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। और उसी रात एक बार जॉन और चार्ली फिर से उसी लोहे के दरवाजे के पास गए
और एक दूसरे की मदद से वो लोग दरवाजे तक पहुंच गए और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग इस दरवाजे को काट सकते थे, पर इसके लिए उन्हें काफी मजबूत और एडवांस टूल की जरूरत पड़ेगी। और अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी और उसे देखने के बाद उसे लगा कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसलिए उसने अपनी हिस्से की सारी मिठाई के बदले में लिटमस के साथ सौदा कर लिया। अब पंखे को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उसे एक बैग में डाल दिया और जिसकी मदद से वो लोग आसानी से बाहर आ गए। और फ्रैंक टाइम वेस्ट न करते हुए उस पंखे से औजार बनाने में लग गया और औजार बनने के बाद वो लोग दोबारा से उस गेट के पास गए और अपने इस नई औजार की मदद से उन्होंने उस गेट को खोल दिया। इस बीच उनसे शोर भी काफी हुआ, लेकिन गार्ड्स ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया। इधर फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता बन चुका था, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने का फैसला किया। और मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया, जिस पर तुरंत ही वार्डन की नजर पड़ गई और उसने फ्रैंक को जेल के असूल याद दिलाते हुए उस फूल को कुचल दिया। और वार्डन को उस बर्ताव की वजह से सबसे ज्यादा गुस्सा लिटमस को आया और जैसे ही वो वार्डन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी वो अचानक से नीचे गिर गया। डॉक्टर ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया है। थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के शैल की तलाशी ली, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला और इसी की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज था, जिसके बाद वार्डन ने चार्ली और फ्रैंक का सेल बदलने का आदेश दे दिया। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से आजाद हो चुका था और वो दोबारा फ्रैंक पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। पर जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी इंग्लिश ने उसे बीच में पकड़ लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइपलाइन में मिलने का फैसला किया, लेकिन फिर एंड वक्त पर चार्ली काफी ज्यादा घबरा गया और उसने प्लान में शामिल ना होने का फैसला किया। लेकिन बाकी 3 लोग अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे और इधर चार्ली की आंखों के सामने से उसकी आजादी का सपना दूर होता जा रहा था। और दरवाजे को पार करते हुए फ्रैंक और बाकी लोग छत तक पहुंच गए, जहाँ पर उन्हें सर्च लाइट से बचना था। लेकिन तभी चार्ली को अपनी माँ की याद आती है और तभी उसका मन बदल जाता है। फिर चार्ली भी अपने सेल के विंडो को हटाते हुए वहाँ से भागने का फैसला करता है, जिसके बाद वो पूरी रफ्तार से पाइपलाइन से होता हुआ छत तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो अकेला था तो इसलिए वो दरवाजे को पार नहीं कर सकता था और उसने अपनी आज़ादी का इतना सुनहरा मौका अपने डर के वजह से गवा दिया। और वहीं बाकी 3 लोग काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए जेल की दीवार तक पहुँच गए, जहाँ पर रुककर उन्होंने देखा कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं। और फिर वो चुपचाप दीवार को पार करते हुए जेल से बाहर निकल जाते हैं। और अब वो तीनों कैदी रोड को पार करते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गए थे और वो तीनों लोग प्लान के मुताबिक बोट को बनाने में लग गए। उन तीनों को पता था कि प्लान के मुताबिक हमें क्या करना है। तीनों शांत दिमाग से अपना काम कर रहे थे और उन्होंने जल्दी जल्दी नाव के अंदर हवा बढ़नी शुरू कर दी। वैसे तो उसका मुंह से फुलाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों ने ये कर दिखाया। और अब वो लोग अल्काट्राज जेल को अलविदा कहते हुए समुद्र में उतर गए। अगले दिन जब गार्ड राउंड पर आए तो शुरू में तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन तब उन्होंने देखा कि फ्रैंक अब तक सो रहा था। और जैसे उस गार्ड ने फ्रैंक के मुंह से चद्दर हटाई, वैसे ही वो गार्ड अपने पैरों में पड़ी हुई उस निकली खोपड़ी को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि आज इस जेल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तेजी से पूरी जेल में बात फैल गई कि कुछ कैदी भाग निकले हैं और गार्ड्स ने तुरंत ही अलार्म बजा दिया और जल्दी ये पता चला कि 2 और कैदी भी भाग चुके हैं। जेलर ने उन्हें ढूंढने के लिए नाव के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी लगा दिए, लेकिन इन सबके बावजूद भी फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई अता पता नहीं था। और वहीं पर कुछ पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद वो तीनों समुद्र की गहराई में जाकर डूब गए हों, लेकिन वार्डन जानता था कि वो भी जिंदा हैं। वार्डन को अब ऐसा लगने लगा था कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज को भागने में भी कोई कामयाब हो चुका है, लेकिन वार्डन के कंधों पर जेल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी थी। और उसके लिए उस वार्डन ने दुनिया के सामने उन तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन किसी को भी वार्डन की इस बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उन तीनों की बॉडी नहीं मिली थी। और एक सच्ची कहानी है जिसके बाद फ्रैंक अल्काट्राज जेल से भागने वाले के नाम से मशहूर हो गया। टीम इनको पूरे 1 साल तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कभी कोई अता पता नहीं मिला। और इसका मतलब ये था कि वो बचकर भागने में कामयाब हो चुके थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।